हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। मैं सुहास पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे संघ सरकार के बारे में बताया गया है। संघ सरकार में कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख जो अनुच्छेद है या आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में। राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियां हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। यदि राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों की बात करते हैं तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसके कार्य। उनके कार्य अब हम जानते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी शक्तियां या कौन कौन से कार्य राष्ट्रपति को इस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। हम बात करते हैं पहली शक्ति, जिसको कहते हैं कार्यपालिकीय शक्ति। कार्यपालिकीय शक्ति में हम बात करते हैं तो यह राष्ट्रपति कुछ पद पर नियुक्तियां भी करता है तथा कुछ पद पर व्यक्ति को हटा भी सकता है। यदि नियुक्ति की बात करते हैं, यह सबसे पहले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 में, यह मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये रहा हमारा नियुक्ति के बारे में। तथा नियुक्ति की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह वित्त आयोग की वित्त आयोग का गठन भी आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी अन्य नियुक्तियां करता है, जैसे प्रमुख जो संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं उन सभी की नियुक्ति, जैसे निर्वाचन आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इन सब की अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है।
इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी इस कार्यपालकीय शक्ति के अंतर्गत करता है तथा यदि कोई क्षेत्र को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के रूप में विकसित करना है या उस क्षेत्र को घोषित करना है कि यह क्षेत्र यहाँ पर SC और ST के समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उस क्षेत्र को घोषित करने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये रही राष्ट्रपति से जुड़े हुए कार्यपालकीय शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्ति से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को विधि या कानून बनाने के संबंध में किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में सबसे पहली बात तो यह संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तब यदि कोई कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका अनिवार्य रूप से देखी जाती है। यदि कोई विधेयक पारित होता है, वह तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं कर देता है। यह राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। तथा दूसरा वाले तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश के बारे में बताया गया है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ऐसा कानून होता है जो लोकसभा या राज्यसभा अपने कार्य में नहीं होते हैं, अपनी शक्ति में नहीं होते हैं। जिस समय इनका विघटन, राज्यसभा का फिलहाल विघटन नहीं होता है, परंतु लोकसभा का विघटन होता है। यदि लोकसभा कार्य में न हो तब और ऐसा मतलब ऐसी जरूरत पड़ जाए जिससे कि कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कानून बना सकता है। परंतु इसे 6 महीने बाद लोकसभा या राज्यसभा से पारित करना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में अध्यादेश के रूप में वह राष्ट्रपति कानून बना सकता है आर्टिकल 123 के तहत। यदि अगले कार्य की बात करें तो यदि कोई नई सरकार का गठन होता है, यदि कोई नई सरकार बनती है, तो उसके बाद संसद को संबोधित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। यदि कोई विधेयकों में संतुलन न बना हो या राज्यसभा या लोकसभा में पारित न हो पाया हो, तो उसके लिए आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह है हमारे विधायी संबंधी अधिकार। अब देख लेते हैं वित्तीय संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति को वित्तीय संबंधी कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्रमुख ज्यादा कुछ अधिकार नहीं दी, शक्तियां नहीं दी गई हैं। जैसे पहली शक्ति की बात करें, यदि कोई धन विधेयक है, धन विधेयक राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से ही यदि कोई धन विधेयक रखा जाता है संविधान के पटल पे,
लोकसभा या राज्यसभा, केवल धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति लेना अनिवार्य है। यह है वित्तीय संबंधी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति है कि यदि कोई धन विधेयक रखा जाता है लोकसभा में, तो वह राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से ही रखा जाएगा। इस विधेयक पर राज्यसभा के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं। इस विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, उसके बाद उसे पारित समझा जाएगा, वह विधेयक पारित मान लिया जाएगा। इसलिए इस पर धन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां देखी जाती हैं। यदि अगली बात करते हैं तो आकस्मिक निधि की बात की गई है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि यदि भारत में किसी क्षेत्र में आपातकालीन वित्तीय आपातकालीन संबंधी कोई बात हो जाती है, तो उसमें राष्ट्रपति इस निधि से, इस फंड से पैसा निकालकर उस क्षेत्र में लगा सकता है। इसे हम अनुच्छेद 267 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा है कि अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय विवरण जिसे हम बजट के रूप में जानते हैं, ये रहे हमारी वित्तीय संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब हम जान लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास क्या कोई न्यायिक शक्ति दी गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत इसके तहत अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति के पास यदि कोई व्यक्ति नागरिक जाता है और कहता है कि क्षमादान की शक्ति मांगता है, तो राष्ट्रपति उसे पूर्ण रूप से उसकी सजा माफ कर सकते हैं, पूर्णतः माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। यदि दूसरी की बात करते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति माने। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की सलाह मांग सकता है। यह रहे दूसरा कार्य। तीसरा कार्य की बात करते हैं तो वह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सदस्यों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करते हैं, यह रहा हमारा न्यायिक शक्तियां। अब हम बात करते हैं कि
क्या कोई सैन्य शक्ति भी प्राप्त है राष्ट्रपति को? तो वैसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष माना जाता है, सैन्य कमांडर माना जाता है। वह तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर है। तो सॉरी, सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष माना जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर के रूप में देखा जाता है। यदि कोई युद्ध एवं शांति, यदि कोई युद्ध की शुरुआत होती है या कहीं पर शांति स्थापित की जाती है तो ये सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री पीएम या मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री या अन्य मंत्री, यदि कोई अन्य विदेशी राज्यों के साथ कोई शांति या युद्ध स्तर से समझौता करते हैं तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही करते हैं। वह राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति के रूप में देखी जाती है। ये रहा हमारा सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। देखिए, आपात शक्ति के बारे में। आपात शक्ति के बारे में अनुच्छेद 3 अनुच्छेदों को हम जान सकते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में 1962 में चीन और भारत के युद्ध के समय पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में, तथा 1971 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय दूसरा आपातकाल लागू हुआ था। वहीं 1975 में जेपी बाबू के आंदोलन के समय तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू हुआ। इन सभी को लगाने का शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित हैं। वहीं अनुच्छेद 356 की बात करते हैं कि यह राष्ट्रपति शासन की बात करता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट हो, सरकार अच्छे से काम न कर पा रही हो, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। यदि लागू किया जाता है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये रही हमारी राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ शक्तियां। एक महत्वपूर्ण और शक्ति
शक्ति है जिसे हम स्वविवेक की शक्ति के रूप में जान सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति। चूंकि राष्ट्रपति को नाम मात्र के रूप में देखते हैं कि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाती हैं, परंतु हम इन स्वविवेकीय शक्तियों को देखने के बाद कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की नहीं, वास्तविक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास सन्निहित हैं। जैसे यदि लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें यदि कोई पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त करती है, यदि लोकसभा के चुनाव में कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है, तो उस स्थान पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। यह राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति का प्रमुख उदाहरण है। आई होप, हम आशा करते हैं कि इस आर्टिकल को, अनुच्छेद 53 को, राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसके कार्य को अच्छे से जान पाए होंगे। इससे पहले पिछले हमने राष्ट्रपति के से जुड़े हुए सभी बेसिक पॉइंट को चर्चा किया है, जिसको आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।